बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 अहम चीज़ों पे इस वीलॉग में बात करते हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में ये जो तुर्क का नया पत्ता खेला गया है, इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, किसके लिए ये बुरी खबर है, किसके लिए अच्छी खबर है, इससे पार्टी पोजीशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बना पाएगी भी या नहीं, तो क्या होने जा रहा है, एक नई जो आज चाल चली गई है उसका क्या मकसद है, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में खबरें हैं कि वो फिर नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उनसे रवायती तौर पर, यानी वो जिस तरह से हुकूमतों का होता है कि वादा कर लो, पूरा करो ना करो खैर है, तो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ वादे किए और फिर उनसे वो जो वादे हैं उससे हुकूमत मुकर गई। बिलावल ने गुस्से में आकर या नाराज़ होकर बजट पर तकरीर करने से भी इनकार कर दिया और बजट पर वो बात भी करना नहीं चाहते। अब फिर से नई टॉक्स का आगाज़ होगा या पीपल्स पार्टी को इसी नाराज़गी के आलम में बजट पास कराना पड़ेगा और बजट को वोट देना पड़ेगा, क्या होने जा रहा है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, ये जो आज अडयाला में हुआ है, 10,000 लोगों ने आना था, क्या हुआ, क्या सूरत हाल है, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। और इमरान खान की आंख के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं और फैसल वाडा साहब जो हैं, फैसल वाडा साहब के बयान ने हर तरफ आग लगाई हुई है, इस पर भी मुझे बात करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करते हैं। आगाज़ करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, जिनके बारे में ख़बर है कि वो हुकूमत से फिर नाराज़ हो गए हैं। क्यों नाराज़ हो गए हैं? जो इख्तलाफात थे वो अभी ख़त्म ही नहीं हुए, दरअसल वो इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। हुआ ये कि बिलावल साहब ने ब्रीफिंग मांगी कि क्या हुआ है बजट में, यह बजट जो पेश किया गया इस बारे में बताएं। नवीद कमर साहब ने कुछ साथियों के हमरा बिलावल साहब को ब्रीफ किया और उन्हें बताया कि जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया है। हुआ यह है कि जो हमारे साथ बजट से पहले होने वाली मीटिंग्स में नून लीग ने चीज़ें मान ली थी, तय कर ली थी, और जिन फिगर्स पर इत्तफाक हो गया था, नून लीग तो उससे मुकर गई है। और वो जो बजट में औरंगजेब साहब ने बजट स्पीच की है उसमें वो फिगर्स मुख्तलिफ हैं उन फिगर्स से जिन पर हमारे साथ इत्तफाक राय हुआ था। तो वो कहते हैं कि जनाब जिन चीज़ों पर इत्तफाक राय हुआ था वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं और जो बातें बताई गई हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इस पर बिलावल साहब जो हैं वो भिड़ गए, नाराज़ हो गए और बिलावल साहब ने अपनी बजट तकरीर भी नहीं की। अब ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो दोबारा हुकूमत के साथ रब्ता करेगा और कहेगा कि जनाब ये क्या खेल आप हमारे साथ खेल रहे हैं, बताएं बजट पर वोट चाहिए या नहीं चाहिए। और दोबारा नून लीग के साथ वो बैठेंगे और फिर से बैठ के दोबारा से बजट की चीज़ों पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी और पीपल्स पार्टी की आला सतही टीम जो है वो नून लीग के साथ रब्ता करेगी। हो सकता है कि नून लीग हाथ खड़े कर दे और कहे कि जनाब ये तो हम तो यही कुछ कर सकते थे, लेकिन और ये भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी वो बातें मान जाए और मानने के बाद फिर इसी जो बजट पेश कर दिया गया है इसी पर वोट भी कर दे। लेकिन फिलहाल दोनों के दरमियान एक इख्तलाफ राय पैदा हो गया। फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी आज जो बजट पेश किया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में जो आज मरीम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी में मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने बजट स्पीच की, उस पर पीपल्स पार्टी उस पर भी नाराज़ है। पीपल्स पार्टी का पहला एतराज़ ये है कि बजट में सबसे ज़्यादा फंड्स लाहौर के लिए रख दिए गए हैं और बाकी पंजाब के जो अजला हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा लाहौर को नवाज दिया गया है, सारे फंड्स लाहौर के लिए रख दिए हैं, क्योंकि जाहिर है नून लीग बड़ा टची है लाहौर के हवाले से, क्योंकि तख्ते लाहौर उनके हाथ से पिछली मरतबा 2024 में भी निकल गया। 2024 में नून लीग की शायद ही कोई अपनी सीट हो, बाकी तो सीटें सारी उनको आई हैं इधर उधर से। यानी आप देखें ना, नून लीग को ओन चौधरी साहब जो हैं उनकी सीट भी इनकी हुकूमत के खाते में आई हुई है और नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद से हार के भी जीत के बैठे हुए हैं। खुद मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एमपी की सीट हारी हुई हैं। हमजा शहबाज का जो वोटों का फ़र्क है वो भी फॉर्म 47 पर काफ़ी है, फॉर्म 45 पर। तो कहने का मतलब ये है कि नून लीग के हाथ से तो लाहौर निकल चुका है, तो अब लाहौर ही आपके हाथ से निकल जाए तो ये बड़ी हजीमत का सामना आपको करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना है कि जी लाहौर ने ही आपको वोट नहीं दिया। तो उस शर्मिंदगी के खात्मे के लिए वो लाहौर में ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को एतराज़ ये है कि आप सारे फंड्स अगर लाहौर में लगा देंगे तो बाकी अजला में क्या करेंगे। वो चाहते हैं कि मुल्तान को भी डेवलप किया जाए और भी उनके जहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर चीज़ें बेहतर हों। लेकिन हुकूमत तो आप जानते हैं नून लीग का तो ये खासा है कि वो जहाँ पर उनके मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमत हो वहाँ तो बिल्कुल फंड्स नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी को ये शिकायत भी है। दूसरा एतराज़ उनका ये है कि किसानों के नुकसानात हुए हैं बहुत, दो साल से किसान बेचारे रो रहे हैं और उनके नुकसानात के इजाले के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा, और उसके अलावा उनका एक एतराज़ ये भी है कि सुथरा पंजाब शहरों की हद तक महदूद प्रोजेक्ट है
आपने बड़ा शोर शराबा किया हुआ सुथरा पंजाब का, लेकिन जो हमारे देहात हैं जहाँ पर हमारा वोट बैंक है वहाँ पर आपने गंद डाला हुआ है, या वहाँ पर गंद ही गंद पड़ा हुआ है, और वहाँ पर सूरत हाल अबतर है। और इसके अलावा उनका एक एतराज़ ये भी है कि जो जनूबी पंजाब सूबा बनना है, या चलिए सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, उसके लिए आपने फ़ंड मुख्तस नहीं किया और सूबा बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो चलिए आखिरी तो मामला है वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाकी चीज़ों पर उनके एतराज़ात हैं, फ़ंड्स ना मिलना और बाकी चीज़ें। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अभी फिर एक मरतबा नाराज़ होगी, लेकिन इस नाराज़गी का मतलब ये नहीं है कि वो नई तनख्वाह मांग रहे हैं, वो काम पुरानी तनख्वाह पे ही करेंगे। पीपल्स पार्टी करेगी यही जो कर रही है, वोट भी देगी बजट को, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल रौला पाया गया है। अच्छा, आगे देखें जो बजट आया हुआ है इसमें इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात करते रहे हैं, लेकिन एक इक्का दुक्का चीज़ें साथ साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा कुछ दिन तक, ताकि आपको आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, लेकिन बजट को समझने में भी मदद मिले। मसलन एक तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान में, बेचारा सबसे मजलूम तबका, जिससे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। रवां साल जो गुजरा है इसमें तनख्वाहदार तबके से, तनख्वाहदारों से 655 अरब रुपए वसूल किए गए। 655 अरब रुपए तनख्वाहदारों से ले लिए गए, हालांकि उससे पिछले साल को 450 अरब थे। तो तनख्वाहदार तबका 450 से 650 पर आया है, अब 650 से ये 725 अरब रुपए पे जा रहा है। यानी अगले साल, अगला जो माली साल अब शुरू हो रहा है, इसमें तनख्वाहदार तबके से 725 अरब टैक्स लिया जाएगा। जबकि हुकूमत ने दावा यह किया है कि हमने तो तनख्वाहदारों का जो है वो कम कर दिया है, तनख्वाहदारों का जो टैक्स है वो कम किया है, तमाम स्लैब्स में कम किया है। भाई अगर आपने तमाम स्लैब्स में कम किया है तो फिर ये 7.25 यानी 70 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो इजाफा कैसे हो गया? इसका जवाब वो ये देते हैं कि इजाफा इसलिए हो गया है क्योंकि तनख्वाहें बढ़ी हैं, सालाना तनख्वाहों में 7-8% इजाफा हुआ है, तो वो जो सालाना तनख्वाह बढ़ी है उसकी वजह से इनकम टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा। ये हुकूमत का नुक्ता नज़र है। लेकिन स्टिल आप ये कहिए कि देखें तनख्वाह तो बढ़ी है पब्लिक सेक्टर में 7%, 8%, 7%, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो साल तनख्वाहें नहीं बढ़ती। जैसे मीडिया में 3 साल, 4 साल, 5 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ती, अब तो साल ही हो गए। तनख्वाह मिल जाए तो शुक्र अदा करते हैं कि तनख्वाहें मिल रही हैं किसी चैनल में। तो ये जो सूरत हाल, ये जो दलील दी जा रही है ये सही नहीं है। अब होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर बेचारे जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी उनसे टैक्स ज़्यादा कटेगा, और ये 70 अरब रुपए जो इजाफी इकट्ठा करेंगे वो इस तरह से आप इकट्ठा करेंगे। तो तनख्वाहदार तबका सबसे मजलूम तबका है और सबसे पिसा हुआ तबका बेचारा, वो मिडिल क्लास लोग हैं, और तनख्वाहदारों के साथ से जो टैक्स काटे जा रहे हैं वो अफसोसनाक हैं। एक फिगर हमारे सामने ये भी आया कि मौजूदा हुकूमत ने 26 महीने में, यानी इस हुकूमत को आए हुए 26 महीने तकरीबन हो गए, 26-27 महीने हो गए, तो 26 महीने में इसने 17,120 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। यानी पाकिस्तान में जो पहले से कर्ज मौजूद हैं उसमें 17,000 अरब रुपए का इजाफा किया है, 17,120 अरब रुपए। तो आप सोचें 17,000 अरब रुपए का जो है वो इस हुकूमत ने, शहबाज सरकार ने आने के बाद 26 महीनों के अंदर अंदर कर्जा ले लिया। लेकिन ये कर्जा लगा कहाँ पर है, इसका जवाब नहीं है हुकूमत के पास। वो कह देंगे जी हमने कर्जा लेके बजट बनाया है, हमने कर्जा लेके कर्जा उतारा है, कर्जा लेके कर्जा उतारा है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कैसे ये कहाँ गए हैं पैसे। तो ये हमारे बजट की सूरत हाल है। चलिए आ जाइए उस खबर पर जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, और वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। अगरचे वहाँ पर इसी किस्म की इंजीनियरिंग की खातिर रिजल्ट्स कुछ रुक गए थे ताकि बाद में ये ज़रा जोड़ तोड़ में आसानी रहे, और 5 सीटें अगर आप रोक लेते हैं तो फिर जो भी हुकूमत जिसकी बनानी होगी वो 5 उसको चली जाएंगी, वो हुकूमत बना लेगा। अभी आप देखें ना, 2-3 जमातें इकट्ठी आप करीब करीब आ गई, तो 5 सीटें रोकी हुई थी। लेकिन कुछ अनऑफिशियल रिजल्ट्स आने के बाद हालात ये हुए हैं कि पीपल्स पार्टी की तो हैं वही 9-10 सीटें। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी की मान लीजिए कि 9 सीटें हैं, क्योंकि अभी वो ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ 5 सीटों का रिजल्ट, तो नून लीग की सीटें हैं 5 और आज़ाद उम्मीदवार थे 4। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे 2 और एमडब्ल्यूएम का उम्मीदवार था 1। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि वो जो 4 आज़ाद उम्मीदवार थे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, अलीम खान साहब की जो पार्टी है। 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। क्यों, ये समझिए क्यों चले गए हैं। भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो हुकूमत नहीं बना रही, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो नहीं बना रही ना हुकूमत।
अगर यही आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में चले जाते तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली हुकूमत बना लेती और अकेले तनहा बना लेती, किसी की मदद की ज़रूरत उसको ना रहती। लेकिन वो 4 आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीपल्स पार्टी ने भी दावत दी कि आप हमारे पास आ जाएं, वो 4 आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के बजाय इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, जिनकी हुकूमत ही नहीं बननी। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ये आज़ाद, हालांकि आज़ाद उम्मीदवारों को तो वजारतें, उमरात, चीज़ें चाहिए होती हैं और वो हुकूमत के पास जाते हैं, बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं। अब हुआ क्या है, दरअसल हुआ यह कि एक तो पीपल्स पार्टी को यह बताया गया कि भाई आप जो तय किए बैठे हैं ना कि आपकी हुकूमत और आप जो नखरे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, आपकी हुकूमत बनने से रोकी भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलेंगे और हुकूमत बना लेंगे, आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो पीपल्स पार्टी जो बहुत ओवर हो रही है वो ओवर होना बंद कर दे। एक तो ये मैसेजिंग है इसमें। दूसरा ये है कि किसी जमात को भी एक ऐसी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना के देने का मतलब ये होता है कि फिर वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो किसी की सुनेगी नहीं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में 97 के बाद से ये फॉर्मूला चल रहा है, बल्कि 2008 से आप कह लीजिए, कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसमें इत्तेहादियों की पख साथ जोड़ दी जाती है। क्योंकि अगर इत्तेहादी जो हैं, और वो इत्तेहादी होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब माने जाते हैं, जैसे कि इमरान खान की हुकूमत में मिसाल लीजिए आप, इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी कौन था? MQM। हालांकि MQM का और इमरान खान की जमात का क्या ताल्लुक बनता है आपस में, लेकिन बस थे इत्तेहादी। साथ कौन थे? काफ लीग, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात, उनकी पार्टी, वो भी इत्तेहादी थे। और 4 साल होता क्या रहा, ज़रा सी कोई बात होती थी और MQM नाराज़ हो जाती थी, कहती थी बस ठीक है फिर हम जा रहे हैं। ज़रा सी बात होती थी तो उधर जो है वो काफ लीग नाराज़ हो जाती थी। सेनेटर कामिल अली आगा भी बयानात देने लगते थे, वो जो क्या हैं जनूबी पंजाब वाले, बहावलपुर वाले, वो भी बयानात देना शुरू कर देते थे, क्या नाम भूजेन से निकल रहा है। तो यानी इमरान खान की हुकूमत को कंट्रोल किया जाता था किससे? MQM से और पीपल्स पार्टी से, सॉरी MQM से और काफ लीग से। तो एक जमात को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे इत्तेहादी होने चाहिए कि जिनके थ्रू गवर्नमेंट को चलाया जाए, कहा जाए अच्छा बात नहीं मान रहे हो, चलो फिर ये इत्तेहादी जा रहे हैं। तो यही सोच कारफरमा मुझे नजर आती है कि जो भी हुकूमत बनाएगा उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। जैसे बाप पार्टी को भी जोड़ा गया था, बाप पार्टी नाराज होकर निकल जाती तो नंबर ही पूरा नहीं होगा। तो यहां इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी 4 के साथ। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नंबर्स के साथ जब हुकूमत का हिस्सा बनेगी, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो फिर कंट्रोल कौन करेगा? उन्हें कंट्रोल करेगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वालिदैन, जो भी जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, जिन्होंने इन 4 आज़ाद उम्मीदवारों को उसमें शामिल किया है, वही कंट्रोल करेंगे ना फिर। तो बुनियादी तौर पर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक झटका तो ये लग गया है कि अगर ये चाहें और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इनके साथ शामिल ना होना चाहे तो ये हुकूमत नहीं बनेगी। दूसरी बात यह कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके साथ मिलेगी वो हुकूमत बना लेगा। तीसरी बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस में फिर हुकूमत चलेगी। जहां पर कोई हुकूमत गड़बड़ करने की कोशिश करेगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहेगी लो जी फिर मैं चल रही है, तो क्या होगा? हुकूमत बचाने के लिए वो पार्टी कहेगी कि जैसे मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी है, तो वो कहेगी नहीं 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 तुम मत जाओ, तुम्हारे मुतालबात हम पूरे कर देते हैं। तो यूं देखिए कितनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान में जो पार्टी हुकूमत बनाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री हो गई है, जबकि उनके पास सीट एक भी नहीं जीती। पहले तो यही हैरानकुन था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये 16-17 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और तगड़े किए और 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार वोट लिए। जीत नहीं सके तो 4 सीटें मगर फिर भी उनको मिल गई हैं। तो यूं होती है हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, और यही वजह है कि आज आज़ाद कश्मीर में लोग नाराज़ बैठे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इंजीनियरिंग करके हमारे सरों पे हुकूमतें बनाते हैं और हम जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए वो नहीं चलती। तो ये यहाँ पर भी हो रहा है। अडयाला जेल में 10,000 लोगों को आज आना था जी, और ये जो 10,000 लोग थे महमूद अचकज़ई साहब ने लाने थे। यानी इससे पहले ये तो हमने देखा है कि अलीमा खान साहबा ने कई मरतबा कहा कि 10,000 लोग आएँ, 10,000 लोग आएँ, वो नहीं आते थे। मतलब कभी 1000 आ गए, कभी 800 आ गए, कभी 500 आ गए। तो इस मरतबा महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि जी 10,000 बंदे आने चाहिए और हम आपको ला कर देंगे।
अब मैंने उसी दिन सवाल उठाया था जिस दिन ये खबर आई थी, या महमूद अचकज़ई साहब का बयान आया था कि अचकज़ई साहब खुद कहाँ से ला के देंगे। ये पीटीआई के लोगों को वो ले जा सकते हैं और उसके लिए जो पीटीआई की तंजीम है उनके साथ ही रब्ता करना पड़ेगा। कोयटा से या बलोचिस्तान से अपने बंदे तो महमूद अचकज़ई साहब बुलाने से रहे, तो ये 10,000 बंदे यहीं से इकट्ठे करने होंगे, लेकिन वो फिर पीटीआई की तंजीम ही करेगी ना, वो महमूद अचकज़ई साहब तो नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई साहब ने की थी तो उनसे तवक्को भी की जा रही थी। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये 10,000 जो बंदे हैं ये तो आज ना पहुँचे, और इनकी जो मैक्सिमम तादाद किसी वक्त में जाकर हुई, जो मैंने सुना किसी से पूछा, तो वो शायद 400-500 थी, और कुछ वक्त में इससे भी कम थे। तो यानी बहुत ही कम तादाद में लोग पहुंच पाए। अब जाहिर है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप लंबी बात कर सकते हैं इस पर कि लोगों के बेचारों के लोगों की ऊपर इतनी FIRs हुई हैं, इतने मुकदमे हुए हैं, लोग थक गए और लोग अभी भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं किसी फैसला कुन इमरान खान की रिहाई के लिए जो फैसला कुन चीज़ हो रही है उसके लिए कुर्बानी निकल के दें, खाम खा अपने ऊपर लंबे लंबे पर्चे ना कराते रहें। उन्हें लग रहा है कि जब फ़ायदा होगा, जब इमरान खान ने निकलना होगा तो हम निकलेंगे, अभी आसार चूँकि दिखाई नहीं देते तो हम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट क्यों करें। शायद कारकुनों के जहनों में ये बात है। लेकिन अलीमा खान साहबा ने एक बात तो सही की है, वो कहती हैं कि जी इमरान खान को 5वां इंजेक्शन क्यों लगा, ये सवाल है। भाई तभी लगा होगा ना कि जब उनकी आंख ठीक नहीं है। अगर उनकी आंख ठीक हो गई होती तो फिर उनको इंजेक्शन क्यों लगता 5वां। तो वो कहती हैं कि जी खदशा है कि इमरान खान की 90% बीनाई जा चुकी है, 90% बीनाई इमरान खान की जा चुकी है, उनको नज़र नहीं आता। और वो कह रही हैं कि देखें, यही तो बात है कि आप 5वां इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। तो इन सारी जो मेरा ख्याल है कि जो एक कन्फ्यूजन है या एक बेचैनी है, या कहना चाहिए कि एक कयास आराइयाँ हैं, ये सभी तब दम तोड़ सकती हैं जब इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर को इमरान खान से मिलवाया जाए, वो चेकअप करें और वो बताएं कि इमरान खान की आंख क्या 90% काम नहीं कर रही, या 70% नहीं कर रही, या 50% नहीं कर रही, वही बता सकते हैं। तो ये सारी चहमगोइयाँ ख़त्म हो सकती हैं जब इमरान खान का उनके डॉक्टर उनका मुआयना कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही ये अहम है, मुतालबा भी अहम है और ज़रूरत भी है। ये बहाना कब तक चलेगा कि देखिए इमरान खान की बहनों ने नामुनासिब बात की थी तो इसलिए इमरान खान से मुलाकातें नहीं कराई जाती। तो इमरान खान के डॉक्टर्स तो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करते ना, डॉक्टर से तो मिलवाया जा सकता है। तो देखिए कि अब इसका कब तक ऐसे मामला चलता है। फैसल वोडा का जो बयान है ये बड़ा मानी खेज़ भी है कई हवालों से, और काफ़ी अर्से के बाद वो दोबारा मंजर यहाँ पर आए हैं और आते ही उन्होंने धमाकेदार बयान दिए हैं और इशारे इस तरह के दिए हैं कि जैसे ये सिस्टम लपेटा जा रहा है। यानी उनके इशारे सोहेल वराइज के इशारों से मैच करते हैं, उनके इशारे। और आप जानते हैं कि फैसल वोडा साहब खुद से कुछ नहीं कहते, वो है ना कि मैं नहीं बोल दी मेरे विच मेरा यार बोलदा। तो फैसल वोडा खुद से तो नहीं बोलते, जहां वो उठते बैठते हैं उनके पास खबर होती है, मालूमात होती हैं, तभी वो बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि यानी उनकी बातों से लगता है ये सारा सिस्टम ही सब लपेटा जा रहा है, या ये सारे अच्छे बच्चे बनेंगे या ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा। अब अच्छे बच्चे बनने से क्या मुराद है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि चारों सूबों में सियासी अदम इस्तेहकाम और इक़्तिदार की कशमकश जारी है, ये वो कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सूबे की वज़ीर आला वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश रखती हैं, यानी मरियम साहबा की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वज़ीर आला हैं मगर वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला किसी दूसरी सियासी जमात के टिकट पर आने का ख्वाह है। एक साबिक वज़ीर आला अपने ही सूबे के मौजूद वज़ीर आला को हटाने की कोशिश कर रहा है, ये KP की भी बात कर रहे हैं, और ये ऊपर वाली बात है वो शायद बलूचिस्तान की बात कर रहे थे। एक और सूबे में मौजूद वज़ीर आला की जगह लेने के लिए मुतबादल शख्सियत खुद को पेश कर रही हैं, सिंध की बात वो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हुकूमती शख्सियात और उनके अहल खाना पर करप्शन के इल्ज़ामात, यानी वो कहते हैं कि बहुत से इल्ज़ामात हैं हुकूमती शख्सियात और उनके अहल खाना पर। बाज़ हुकूमती शख्सियात के बेटे बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस हैं। एक वज़ीर आला के करीबी हल्के में मौजूद खातून के मुख्तसर अरसे में अरबपति बन गई। उन्होंने कहा कि नैब, FIA और दीगर मुकदमात में मुलव्वस अफराद इक़्तिदार के ईवानों में मौजूद हैं। फैसल वोडा ने यह पेशगोई भी की कि मुस्तकबिल करीब में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े स्कैंडल सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं और हक़ाइक़ ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते। अब वो ये डरा रहे हैं कि भाई इनके गिर्द तो जो शिकंजा है वो कसा जाने वाला है। किस चीज़ का शिकंजा?
करप्शन के हवाले से, इनका एहतसाब होगा और इनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर में जो बात उन्होंने की है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सियासी मंजरनामे में या तो तमाम सियासी कुव्वतें एक ही कंटेनर पर नज़र आएंगी, या फिर एक ही कंटेनर के अंदर, या कंटेनर के ऊपर नज़र आएंगी या कंटेनर के अंदर, जिससे उन्होंने मुमकिन सियासी बहरान या एहतसाबी कार्रवाइयों की तरफ इशारा किया है। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो समझ आती है बात है कि या तो 28वीं तरमीम और सब जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी वो करें ये सारे मिलके, नहीं करते तो फिर कंटेनर के अंदर जाएं, तो या कंटेनर के ऊपर आए, ऊपर से मुराद ये कि फिर या तो एहतजाज के लिए निकलें। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं और इनकी बातों को खासी अहमियत इसीलिए दी जा रही है कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलदा। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल, ये हैं अब तक की अपडेट्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।